प्यारे बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 की जो मैथ है उसमें आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आपकी किताब में समांतर श्रेणी है जो कि इस बार आपको कोर्स से परीक्षा में नहीं दिया जाएगा। इसके बाद त्रिभुज है, तो त्रिभुज जो है उस समय हम पढ़ाएंगे जब आप आएंगे विद्यालय और फेस टू फेस आमने सामने रहेंगे, तब वो प्रश्नावली पढ़ाएंगे। और आज जो है हम कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है निर्देशांक ज्यामिति में जैसे आपका आता है कार्तीय तल। क्या है कार्तीय पद्धति, यानी इसका मतलब ये होता है कि तल में, जैसे तल है और ये मान लीजिए पूरा तल है, तो तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए, तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उस पद्धति को ही हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। और ये पद्धति जैसे आपकी जैसे ये जो है यक्स डैश और यक्स, ये ओ वाई और वाई डैश, यानी ये जो है ये कार्तीय पद्धति जो है दो परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं। जैसे यक्स डैश ओ यक्स और वाई ओ वाई डैश, यानी ये दोनों लंबवत रेखाएं होती हैं। और जहां ये दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, यानी ये आपका मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु को जो है हम ओ से दर्शाते हैं, यानी ये जो है आपका मूल बिंदु होता है। और जब मूल बिंदु होगा तो इसमें x अक्ष के लिए y का मान 0 होता है और y अक्ष के लिए भी x का मान 0 होता है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप याद रखिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक यानी ये 0 0 होते हैं, यानी क्योंकि x अक्ष के लिए y का मान 0 हो जाएगा, y अक्ष के लिए x का मान 0 हो जाएगा, इसलिए जो मूल बिंदु होगा इस मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो 0 0 यानी 0 0 हो जाएंगे। और इसमें जो है आपको देखना ये है कि जो ये यानी आपका ये x अक्ष है और ये जो होता है y अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष है और जो क्षैतिज है ये x अक्ष है। और इस पर जो है जो x अक्ष है यानी ये आपका मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु से जो है x अक्ष पर दाहिने तरफ जो दूरी होती है, यानी ये दूरी जो है यानी धनात्मक होगी, यानी जो OX अक्ष है ये ऊपर और नीचे दोनों धनात्मक हो जाएगा। इस पर जो भी दूरी दर्शाएंगे ये दूरी धनात्मक होगी। और यही मूल बिंदु से जो है x अक्ष पर बाएं तरफ जो दूरी दिखाएंगे ये दोनों दूरी जो है ऋणात्मक हो जाएगी। मानी ये जो लाइन ओ x डैश है इसके ऊपर भी और नीचे भी, यानी ये ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ जब ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की तरफ जो दूरी होती है ये भी आपकी धनात्मक हो जाएगी, दोनों में ये धनात्मक हो जाएगी। और नीचे ये दूरी जो है ऋणात्मक हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो है जैसे ये जो पूरा कार्तीय तल है ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसको हम चतुर्थांश भी बोलते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका फर्स्ट चतुर्थांश, और ये आपका हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश, और ये हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश। यानी ये पूरा कार्तीय तल जो है 4 जो है चतुर्थांशों में बटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट।
यानी चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा और तीसरा, ये चौथा हो गया। अब इसमें जो है, जो पहला चतुर्थांश है, इसमें x अक्ष का मान भी धनात्मक होता है, इसीलिए दर्शाया गया है, और y अक्ष का मान भी धनात्मक होता है। इसका मतलब पहले चतुर्थांश में x और y दोनों के लिए मान धनात्मक होते हैं, यानी दोनों मान, x अक्ष का मान भी धनात्मक होगा और y अक्ष का मान भी धनात्मक होगा। और दूसरा जो चतुर्थांश है, इसमें x अक्ष जो है ऋणात्मक होता है और y अक्ष धनात्मक। इसका मतलब माइनस और प्लस होता है, माइनस और प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में x अक्ष का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक होता है। अब आइए तीसरे चतुर्थांश में जब हम देखते हैं, इसमें x अक्ष का मान भी ऋणात्मक होता है और y का मान नीचे की तरफ होता है ऋणात्मक। इसका मतलब कि दोनों में जो है ये ऋणात्मक होता है। और चौथे में जब हम आते हैं तो पहले तो x अक्ष लेते हैं, तो x अक्ष धनात्मक हो गया, y अक्ष ऋणात्मक, यानी प्लस और माइनस होता है। तो ये जो है चतुर्थांश की स्थिति है, यानी प्लस प्लस पहले में, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस, यानी ये चतुर्थांश है आपके। कब इसका मान धनात्मक होगा, किस चतुर्थांश में कब इसका मान ऋणात्मक होगा, ये आपको हम बता देंगे। अब इसके बाद जैसे आपसे कोई प्रश्न करता है कि बताइए कि बिंदु 4 और -5 ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो आप देखिए 4 है तो 4 का मान यानी प्लस में हो गया और ये मान माइनस में है, तो प्लस माइनस किस में होता है, चौथे में होता है। तो ये बिंदु 4 और -5 जो है चौथे चतुर्थांश में स्थित होंगे। इसी तरह कोई अगर आपसे प्रश्न करता है कि ये जो है 3 और 0 ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देख रहे हैं कि ये 3 है तो इसका मान भी धनात्मक है, इसके आगे कोई चीज नहीं है, 0 भी धनात्मक है, यानी दोनों प्लस प्लस है। इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में होंगे। इस तरह से बिंदु की आप स्थिति को बता सकते हैं, यानी चतुर्थांश के आधार पर कि कब इसका मान धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, आप इसको बता सकते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, कोई भी बिंदु दिया रहेगा वह किस चतुर्थांश में स्थित है, इसको आप बता सकते हैं। अब इसके बाद आपको जो है कार्तीय तल में जो बिंदु ये दिए गए हैं इनको आप कैसे दर्शाते हैं, इनको हम बता दे रहे हैं। जैसे कह दिया जाए आपसे 4 और -5 यानी किस चतुर्थांश में है, इसको आप जो है, और एक चीज और याद रखिए, ये जो आपका x डैश और y डैश ये समकोणिक निर्देशांक पद्धति, क्योंकि इनके बीच में आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए इसको समकोणिक निर्देशांक पद्धति भी कहेंगे। और इस समकोणिक निर्देशांक पद्धति पर जो है बिंदु 4 और -5 जो है कैसे आप दर्शाएंगे, तो इसके लिए आप पहले चतुर्थांश बनाएंगे, x डैश o और y डैश ये दर्शा देंगे आप। इसके बाद इसमें पैमाना मान लेंगे, जैसे आप लिखेंगे कि माना 1 इकाई बराबर 1 खाना के, यानी यहाँ 4 इकाई है। चूंकि आपको ध्यान ये देना है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होंगे, चौथे में होंगे। तो 4 है पहले, तो 4 खाना जो है हम x अक्ष पर धनात्मक चलेंगे, धनात्मक दिशा में यानी दाहिनी तरफ। जैसे 1 है, 2, 3, 4 हो गया। और चूंकि ये -5 है तो मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे की तरफ होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और जहां ये दोनों बिंदु जाकर मिलेंगे वहीं आप दर्शा देंगे, यानी यहाँ 4 और -5 ये बिंदु हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको एक से दिखा दिए। तो इस तरह से जो है कोई भी अगर बिंदु दिया हो तो आप उसको जो है समकोणिक निर्देशांक पद्धति में आप जो है उसको दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है हम चिन्ह पर पार्टी भी बता दिए कि किसमें धनात्मक होगा, किसमें ऋणात्मक होगा। तो आप इस चिन्ह का भी ध्यान लेंगे और चिन्ह के आधार पर जो है
चतुर्थांश की स्थिति को आप बता सकते हैं। कोई भी बिंदु दिया रहेगा उसके चतुर्थांश को आप निकाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को जो है आप ध्यान से समझकर इसका आप जवाब देंगे। तो पहला यही है, इसमें जो है कोई बिंदु दिया रहेगा, उसमें आपसे पूछा जाए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप उसको बता सकते हैं। अब इसके बाद कार्तीय तल में अगर दो बिंदु दिए हों तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब कार्तीय तल हो और कार्तीय तल में दो बिंदु दिए हों, जैसे मान लीजिए ये आपका x डैश o और x y और y डैश, तो ये जो है कार्तीय तल हो गया। और इसमें दो बिंदु है, जैसे मान लीजिए एक P है और एक मान लीजिए Q दिया है, तो इसके बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इस पर यहां से लंब डालेंगे, इस पर यहां से लंब डालेंगे, और मान लीजिए ये जो बिंदु है, ये तो इसके बीच की दूरी यानी दो बिंदु है, तो इसका P का जो निर्देशांक है x1 y1 है और Q का जो निर्देशांक है मान लेते हैं x2 y2 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये L हो गया, ये M बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ x2 का मतलब हो गया कि यहाँ से जो है ये दूरी यहाँ तक आपकी x2 हो जाएगी, और यहाँ x1 है x पर, तो ये दूरी जो है आपकी x1 हो जाएगी। ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। अब चूंकि y2 है तो ये दूरी जो है पूरी आपकी y2 हो जाएगी, और यहां तक जो है y1 यानी x y1 है, तो ये जो है ये दूरी यहां तक, यानी पूरा जो है PL जो है PL बराबर जो है y1 और OL बराबर जो है x1 हो गया, और QM बराबर जो है y2 और OM बराबर जो है x2 हो गया। अब इसके बाद इस पर ये मान लीजिए L हो गया, तो अब यहां से जो है ये OM, तो LM का मान जब भी आप निकालेंगे LM बराबर OM में से OL घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी LM का मान निकल गया, और LM जो होगा वो PN के बराबर होगा, यानी ये भी बराबर जो है x2 माइनस x1 हो जाएगा। यानी ये जो मान है x2 माइनस x1 निकाल दिए। अब चूंकि QN का मान निकालिए, तो QN का मान निकालेंगे इसका, तो यहां जो है QM में से जो है MN जो है ये घटा देंगे, चूंकि PL बराबर जो है MN, तो यहां जो है आप चाहे तो MN भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें QM का मान जो है y2 है, तो y2 में से y1 घटा देंगे, तो इस तरह से आपका ये भी मान y2 माइनस y1 ये भी निकल गया। अब इसके बाद करेंगे क्या कि ये जो है त्रिभुज आपका बन जा रहा है PNQ, यानी समकोण त्रिभुज, यानी ये बन जा रहा है समकोण त्रिभुज PNQ। ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
अरे जब पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम PQ का मान निकालें तो PQ का वर्ग बराबर PN का वर्ग माइनस QN का वर्ग, यानी लिख सकते हैं PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट PN का वर्ग माइनस QN का वर्ग। तो यहां जो है PN का मान आप निकाल चुके हैं, यहां देखिए PN, तो इसके जगह पर आप लिख दीजिए x2 माइनस x1, चूंकि स्क्वायर है इसलिए होल का स्क्वायर हो गया, और माइनस अब यहाँ QN का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 होल का वर्ग, यानी PQ का मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी है, तो इसको B से दर्शा देंगे। तो D बराबर हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 होल का वर्ग। चूंकि ये सूत्र जो आपको बताया गया है कि ये कर्ण जो है दोनों के योग के बराबर होता है, तो इसलिए आपका सही होना चाहिए। तो PQ का वर्ग बराबर PN का वर्ग प्लस QN का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर यही होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, छूट गया था। तो इस तरह से जो है D बराबर x2 माइनस x1 होल का वर्ग और y2 माइनस y1 होल का वर्ग ये अंडर रूट में होगा, अर्थात यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। या इसी को अगर हम चाहें तो D बराबर ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल का वर्ग, अब फिर y1 माइनस y2 होल का वर्ग, यानी क्रम से भी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसमें दो भुज होते हैं, तो भुजों का अंतर का वर्ग अब प्लस जो यक्ष अक्ष होता है इसको भुज भी बोलते हैं, और जो y अक्ष होता है इसको कोटि भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यक्ष अक्ष का खाली मान दिया है, तो यानी भुजों का अंतर और भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, यानी भुज और कोट के माध्यम से ही आप इसको दर्शा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ, जिसको हम D से नोट करते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, यानी ये सूत्र हो गया। यानी आपको पता है हमें, जैसे एक x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, तो जो x अक्ष पर जो भी मान आप दर्शाते हैं, जैसे आपको बताया था कि अभी -4 और 5 कोई भी बिंदु दिया है, तो इसमें -4 जो है ये भुज हो गया था, x अक्ष पर दर्शाएंगे, और 5 जो है इसमें y अक्ष पर दर्शाएंगे, इसीलिए कोटि हो गया। तो इसीलिए जो x अक्ष पर मान दर्शाते हैं उसको भुज से बोलते हैं, और जो y अक्ष पर मान दर्शाते हैं ये कोटि होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालना होगा तो इसके लिए अंडर रूट भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों का अंतर का वर्ग कर देंगे। और ये चीज और ये हमेशा याद रखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वह सदैव धनात्मक होती है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालेंगे यह दूरी हमेशा धनात्मक होगी। और जब ये दूरी जो है मूल बिंदु से निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 दिया है और ये मूल बिंदु है यानी 0 0 है, और इसके बीच की अगर आप दूरी निकालते हैं तो ये हो जाएगा D बराबर अंडर रूट, तो ये भुजों का अंतर, तो ये भुज हो गया, ये भुज हो गया, तो x1 माइनस 0 का वर्ग अब प्लस y1 माइनस 0 का वर्ग, अर्थात अंडर रूट x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग। यानी जब दूरी निकालना होगा मूल बिंदु से तब x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग हो जाएगा। तो ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए आपको सूत्र बता दिया गया है, और इस पर जो है एक प्रश्न आपको हल करके हम बता रहे हैं कि कैसे आप करेंगे, कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, उस पर एक प्रश्न आपको हल करके हम दिखा रहे हैं।
जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु जो है 8 और -2 है, और 3 और -6, ये दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी निकालना है। तो ये आप याद रखिए कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये दो बिंदु हो गए। तो चूंकि d बराबर जो है दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना है तो d बराबर आपको सूत्र बताया गया है कि √ इसके भुजों का अंतर करेंगे, तो x1 माइनस x2 होल का वर्ग और फिर y1 माइनस y2 होल का वर्ग करेंगे। तो चूंकि x1 का मान 8 है और x2 का मान यहाँ 3 है, तो 8 माइनस 3 का वर्ग करेंगे, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 है और चूंकि सूत्र में माइनस है और y2 का भी मान माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा, तो होल का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 में से 3 निकाल देंगे 5, तो 5 का वर्ग और यहाँ -2 है प्लस 6 है, तो ये 4 हो गया, 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, यानी √41, ये 41 हो जाएगा। और इसको जब भी लिखेंगे तो या तो मात्रक लिखिए या इकाई। तो ये सूत्र है दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए। तो आज जो है इस अध्याय में जो इतना ही रहेगा और फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको फिर समझाएंगे अगले जो है